हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सोल्ट। आज आप लोगों को ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपको ज्योग्राफी की बेहतर समझ के लिए भी मदद करेगी। जी हाँ, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का परिचय पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे मैडम भूगोल का परिचय पढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरत है। जब तक आप भूगोल का परिचय या इंट्रो ऑफ ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है। पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है, लेकिन उसमें भी आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आज हम थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक प्रैप्सोल्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मात्र 5 सेकंड का टाइम लगता है वीडियो को लाइक करने में। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कृपया करके इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी की बात करते ही हैं यानी कि भूगोल के परिचय की जब हम बात करेंगे तो भूगोल के परिचय में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ये लिखा है जियो। जियो का अर्थ होता है भू या पृथ्वी। जब जियो को हम लोजिया से संबंधित करते हैं तो हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि जियोलॉजी हम करते हैं, जियोलॉजिया बनता है पृथ्वी का अध्ययन। जब हम जियो को जोड़ देते हैं मैट्रिया के साथ तो ये बन जाता है पृथ्वी का मापन। साथ ही साथ जब हम जियो को ऑइट से जोड़ते हैं यानी कि जियोर्स बनाते हैं तो ये दर्शाता है पृथ्वी का आकार। यानी कि हम जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें हम पृथ्वी का अध्ययन पढ़ेंगे, पृथ्वी का मापन पढ़ेंगे और पृथ्वी का आकार किस तरीके का है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी का वर्णन किस तरीके से पढ़ना है। तो पृथ्वी का वर्णन किस तरीके की पृथ्वी है भाई, क्या क्या तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी है, शेप उसकी कैसी है, उसका डायमीटर कैसा है, प्लेस क्या है उसका, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे शेप ऑफ अर्थ, उसके बाद रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस। प्लेस ऑफ अर्थ, स्टेबल है या मूवेबल है यानी कि एक जगह खड़ी है या घूम रही है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, व्हाट इनसाइड अर्थ। सरफेस यानी कि प्लेन और रफ कैसा उसका सरफेस है वो देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी है कितना है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्या है ये वो भी जानेंगे हम। व्हाट हैपन इफ वी ट्रेवल टू स्पेस फ्रॉम अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि हम जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ये जो सारी चीजें बन जाती हैं इसी से बनती है आपकी ज्योग्राफी। हम जब ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो हम पृथ्वी के शेप जानना चाहेंगे, ओरिजिन कैसे होता है वो जानेंगे, पृथ्वी में जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पृथ्वी का विनाश कैसे होना है, पृथ्वी का निर्माण कैसे होना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही सारी चीजें हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे ना तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी को आप बोल सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग जब अब अपने क्लासेस शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे इसी से यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अपनी देशभक्ति को थोड़ा सा दबाकर रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो पढ़ेंगे तब जब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कोई भी सिद्धांत होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे यानी कि इसको जब एप्लीकेबल करोगे, अप्लाई करोगे तो वो आप करोगे इंडिया में। सपोज करिए कि आपने नदियां पढ़ी हैं, ठीक है, या मान लीजिए आपने पढ़ा है कि पर्वतों का निर्माण कैसा होता है, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली किस तरीके से बनती है, पर्वत कैसे बने, ठीक है, हिमालय कैसे बना, आल्प्स पर्वत कैसे बने, ये सारी चीजें आपने देख ली वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, इस तरीके से प्लेटें आपस में जुड़ी, जो बीच में जो जितने भी कह सकते हैं जो पदार्थ थे वो ऊपर बढ़े, तो इस तरीके से पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हिमालय किस तरीके से बना है,
क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत है, अभी भी बन रहा है, अभी भी प्लेटें टकरा रही हैं, तो अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि आप नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक पढ़ोगे, साथ ही साथ आप अरावली के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर आप जब पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के बाद जब पढ़ लेते हो कि भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि हाँ जो अवशिष्ट पर्वत है वो किस तरीके से थे, तो आपको भारत में उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। डेजर्ट क्यों बनते हैं, क्यों केवल पश्चिम के साइड में ही डेजर्ट बनते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे काय में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि थार मरुस्थल जो भारत का है आखिर उसका निर्माण क्यों हुआ है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, जिसमें आपको ये भी जानने की जरूरत है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, एज वेल एज हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की शेप की। तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी की शेप कैसी है? क्या पृथ्वी की शेप गोल है, क्या पृथ्वी की शेप सपाट है, क्या पृथ्वी की शेप लंबाई में है या चौड़ी है, कैसी है पृथ्वी? तो जैसे जैसे रिसर्च होने लगी थी, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पृथ्वी तो एकदम सपाट है। क्यों सपाट है? क्योंकि भाई हम देखते हैं कोई भी चीज होती है सपाट ही होती है, हमें नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता था। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि पृथ्वी कैसी है, सपाट है। उसके बाद फिर कुछ रिसर्चर आए, उन्होंने कहा नहीं पृथ्वी तो चौकोर है, चलो ये भी मान लिया। फिर किसी ने कहा नहीं पृथ्वी गोल है। बचपन में आपने सुना भी होगा कि मम्मी की रोटी गोल गोल पृथ्वी गोल गोल, इस तरीके की एक कविता आती थी ना, तो वही सारी चीजें हैं। तो हमने सोचा चलो पृथ्वी गोल है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, विज्ञान ने इतनी तरक्की करी कि उसने सैटेलाइट्स बना दिए। सैटेलाइट्स बना दिए तब हमको पता चला कि भाई पृथ्वी ना तो गोल है, ना चौकोर है, ना लंबी है, ना छोटी है, कैसी भी नहीं है। पृथ्वी आखिर है तो वो है इस शेप की, यानी कि जियोइड शेप की। पृथ्वी जो है वो उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी में कहीं अगर आप कहीं से देखेंगे तो वो ऊपर है, कहीं से नीचे है, मतलब उसकी शेप जो है अगर आप एक तरीके से रफली बना सकते हैं तो वो इस तरीके की शेप है। ठीक है, कैसी शेप है? इस तरीके की शेप है। आप इसको रफली यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन समझने के उद्देश्य से, ये पता करने के उद्देश्य से कि भैया लैंडफॉर्म कैसे हैं क्या है, तो वो हम इस फिगर को भी वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ये है आपका सोलर सिस्टम। ध्यान से देखिए, ये हमारा प्यारा सन है, इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन है। क्यों जीवन है? क्योंकि यही पृथ्वी पर एनर्जी को सबसे ज्यादा देता है, इसी की वजह से पृथ्वी के ऊपर एनर्जी आती है। ठीक है, ये जो सन है लगभग माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पुराना है। इसकी जो आयु है 4.5 बिलियन साल पुरानी है। जब सन से सोलर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सन के बाद सबसे पहला जो ग्रह आ जाता है वो आता है आपका मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, इसके बाद आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद आता है मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद आ जाते हैं आपका नेपच्यून। ठीक है, जब हम यहाँ पर, क्योंकि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य से कितनी दूर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर पृथ्वी और सूर्य की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में एक तो बुध है, दूसरा शुक्र है। यानी कि पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा सूर्य के करीब है, ना ही बहुत ज्यादा सूर्य से दूर है। करीब नहीं है तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, दूर नहीं है तो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे मैडम ये क्या बोल रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? भैया इससे फर्क ये पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। क्यों है? क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी सूरज के आसपास होती तो भैया जल भुन के हम तो बन जाते, एकदम खत्म हो जाते। और बिल्कुल ही अगर सूरज से दूर होती तो ठंडक के मारे हम मर जाते, यानी कि हमारा किसी भी हालत में मरना निश्चित ही था। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि भैया हम पृथ्वी जो है वो सूरज से ना तो बहुत ज्यादा पास में है, ना ही बहुत ज्यादा दूर है। हमारी जो पृथ्वी आती है वो आती है हैबिटेट जोन में, यानी कि गोल्डी लॉक्स जोन में। गोल्डी लॉक्स वो स्थिति होती है जहां पर जीवन की जो जीवन यापन करने की या जीवन को पनपने की अनुकूल दशाएं होती हैं। यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उस जोन में पाए जाते हैं जिससे कोई भी जीवन जो है वो बनता है। ठीक है, यही वजह है कि जो पृथ्वी है उस पर जीवन है, उस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं,
ठीक है, हम लोग मंगल पर क्यों नहीं रह रहे, हम लोग यूरेनस पे क्यों नहीं रह रहे, हम बुध पे क्यों नहीं रह रहे, क्यों, इसीलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि भैया केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है, और उसका साक्षात सबूत मैं हूं जो यहाँ खड़ी हुई हूँ और आप जो इसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब देखो कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, ऐसे हमें क्या लेना देना, भैया लेना देना है, क्योंकि पेपर में से क्वेश्चन आता है। इवन एसएससी के पिछली साल ही पेपर में इनसे क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ये है भैया हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के जब हम बात करेंगे तो जब इसके हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्कमफेरेंस की, तो जब हम ध्रुवीय या पोलर सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो ये है आपका 40,000 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ का है, ये है आपका पोलर सर्कमफेरेंस का। लेकिन जब हम इसके इक्वेटोरियल की बात करेंगे, यानी कि यहाँ की बात करेंगे, तब इसका सर्कमफेरेंस बन जाता है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय सर्कमफेरेंस या पोलर सर्कमफेरेंस क्या है, या इक्वेटर पे सर्कमफेरेंस क्या है। कई बार इनका अंतर भी पूछा जाता है, और पिछले एसएससी के एग्जाम में इसका अंतर ही पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये भैया ग्लोब है। ठीक है, ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल पृथ्वी है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं पोल्स की, तो ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पोलर और सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, और वो कितनी है, वो है आपकी 40,008 किलोमीटर। और जब हम इक्वेटर की बात करेंगे तो यहाँ की बात करेंगे। ठीक है, तो वो कितनी है, वो है आपकी 40,075 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। साथ ही साथ इन दोनों का अंतर भी आ जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आप दूरी की अगर आप बात करते हैं, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की अगर आप दूरी की बात करेंगे तो वो कितनी है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा देखो क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। तो देखिए, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की बात करते हैं तो ये है 12,714 किलोमीटर। यहाँ आप देख लीजिए कितना है, 12,714 किलोमीटर। इसके बाद जब हम इसके इक्वेटर की दूरी की बात करेंगे तो ये है आपकी 12,758 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 12,758 किलोमीटर। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद करिएगा, खासतौर पर इनका अंतर भी याद रख के चलिएगा। इसके आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो भैया क्या पृथ्वी घूम रही है, बताओ, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो क्या पृथ्वी घूम रही है। अब आप कहेंगे मैडम हम तो घूमते हुए दिखते ही नहीं, हम तो जहाँ खड़े रहते हैं वहीं खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम जहाँ खड़े रहते हैं वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। कैसे घूम रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, थोड़ा सा गोले पे आप वो करिएगा, टेढ़ा बन सकता है तो माफ करिएगा इस बात के लिए। ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है। याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है यह अपने अक्ष से। तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, तो वो अपना तो चक्कर लगा ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर आप सन देख रहे हैं, ये साथ के साथ आपके सन का भी चक्कर लगा रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रे कलर का पिंड जो घूम रहा है पृथ्वी के पास, ये है आपका मून। ठीक है, तो ये इस तरीके से चक्कर लगाती है। एक सेकंड आप देखिएगा जरा। ठीक है, ये आपकी आर्टिफिशियल पृथ्वी हुई, ये यहाँ से चक्कर लगा रही है, ये आप देख सकते हैं। वैसे अगर इसको सीधे करके देखा जाए तो इसका जो अक्ष होगा वो ये होगा बिल्कुल सीधे में, लेकिन क्योंकि ये अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो ये इस तरीके से है। ठीक है, झुकी हुई दिखाई दे रही है आपको। अब ये क्या कर रही है, ये अपने अक्ष का तो चक्कर लगा ही रही है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए ये अपने अक्ष का तो चक्कर लगा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये सूरज के भी इर्द गिर्द घूम रही है। तो याद रखिएगा ये इस तरीके से अपना चक्कर जो है या परिक्रमण जो है या परिभ्रमण जो है उसको कंप्लीट करती है।
अब इसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ की। जब हिस्ट्री ऑफ अर्थ की हम बात करते हैं तो जो अर्थ की हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एरा है आर्कियन एरा, पेट्रोजोइक एरा, फेरोनोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। जब हम आर्कियन एरा की बात करते हैं, आर्कियन युग की बात करते हैं, तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी, ऊबड़ खाबड़ सी, कोई कलर नहीं था, कुछ नहीं था, जीवन भी नहीं था इसका, वो इस तरीके की थी। धीरे धीरे करके एक काल आता है या ये एक युग आता है, वो होता है प्रोटेरोजोइक। इसमें क्या होता है, पृथ्वी में ठंड बहुत बढ़ जाती है, एक तरीके की आइस एज भी आप इसको कह सकते हैं। धीरे 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 करके फेनेरोजोइक में ये बढ़ती है और फेनेरोजोइक में दो तरीके से डिवाइड हो जाती है और धीरे धीरे इसमें पानी का निर्माण होने लगता है या पानी बनने लगता है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी पानी आएगा। इसके बाद सेनोजोइक की बात आती है जिसमें कि जीवन निर्माण हो जाता है, जीवन जो है वो आ जाता है। याद रखिएगा सबसे पहले जीवन जो आया था वो पानी में ही आया था, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये पृथ्वी तो अभी तक आपने गोल ही देखी थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी कुछ लेयर्स हैं। पृथ्वी के अंदर की जब बात करते हैं तो ये है आपकी क्रस्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर की जो परत होती है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जिसपे पर्वत पठार पर्वत है, साथ ही साथ नदियां हैं, झरने हैं, वो है आपका सबसे ऊपर का भाग या सबसे ऊपर का हिस्सा, जैसे आप कह सकते हैं क्रस्ट, ठीक है। जब क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो ये आपका आ जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे रुकिए, ये हिस्सा जो आपका आएगा वो हो जाएगा मेंटल, और इसके बाद ये है आपका आउटर कोर और ये है आपका इनर कोर, ठीक है। जो सबसे लास्ट का जो हिस्सा होगा, ये जो पीला पीला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका इनर कोर, आउटर कोर। जरा आप यहाँ देख लीजिए कि देखिए सबसे पहले आपकी आएगी, एक मिनट, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, इसका एक हिस्सा ये है, फिर एक ये है, इस तरीके से आप अपनी पृथ्वी को बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे बाहरी हिस्सा क्या हो जाएगा, ये होगा आपका क्रस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा अपर मेंटल, इसके बाद है आपका लोअर मेंटल, फिर उसके बाद आती है आपकी आउटर कोर एंड लास्ट में आ जाती है आपकी इनर कोर। तो ये है आपके पृथ्वी के अंदर की परतें। इसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए कैसे होता है, क्या होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैडम कि बच्चों पृथ्वी जो है वो ऊपर से ऊबड़ खाबड़ है और उसमें निर्माण हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अलग अलग तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ पर्वत है, कुछ पठार है, यही है हमारी पृथ्वी की सच्चाई। जब हम ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं तो वहां पे हमें पर्वत बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी में अंदर भरे हुए हैं या जमे हुए हैं, तो वो इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। और जब हम उसको अपने साक्षात रूप में देखते हैं तो ये इस तरीके के लैंडस्केप हमको हमारी पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर। पानी जो पृथ्वी पर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या सच में पानी खत्म हो रहा है, क्या हम जो अभियान चला रखे हैं कि भैया पानी बचाओ, उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको वाटर बचाना है, जो पृथ्वी के ऊपर का और पृथ्वी के अंदर के वाटर को हमको बचाना है, क्या ये सच है या हम लोग एवं हवा में बातें कर रहे हैं। भैया सच है, वो कैसे सच है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी पे लगभग 97% जो पानी है वो आपका खारा पानी या सैलाइन वाटर है, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपके महासागरों में, ठीक है। इसके बाद जो 3% पानी बचता है जो कि हमारे केवल पीने योग्य पानी है, वो केवल और केवल 3% पानी है जो कि आपका फ्रेश वाटर है। यानी कि 97% पानी को तो हम पी ही नहीं सकते हैं, पीने लायक पानी कितना है, केवल और केवल 3%, ठीक है। अब उस 3% का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। तो जब हम 3% पानी की बात करते हैं तो इसमें जो फ्रेश वाटर है उसका 68%, यानी कि 3% में भी 68% हमारा कहाँ पर है, वो है आपके ग्लेशियर्स में,
ठीक है। इसके बाद जो बचता है आपका 30% वो आपका ग्राउंड वाटर है, और जो थोड़ा बहुत यानी कि लगभग 0.9% के आसपास बचता है वो आपका अदर वाटर हो जाएगा या सरफेस वाटर हो जाता है। जो 0.3% आपका सरफेस वाटर बचता है उसमें से 87% पानी जो है फ्रेश वाटर का वो आपका लेक्स या झीलों में भरा हुआ है। इसके अलावा 11% पानी आपकी आर्द्र भूमियों में भरा हुआ है यानी कि वेटलैंड्स में भरा हुआ है, और 2% पानी जो है वो आपका नदियों में भरा हुआ है। यानी कि जो आप लोगों से कहा जाता है कि भैया पानी हिसाब से खर्च करो, पानी को बर्बाद मत करो, नहीं बचेगा नहीं बचेगा, तो ये बात सच है। पानी नहीं बचेगा, लेकिन कौन सा नहीं बचेगा? ये वाला पानी नहीं बचेगा जो फ्रेश वाटर है, जो आपके पीने योग्य यूज करने योग्य पानी है। ऐसा नहीं है कि महासागरों से भी पानी खत्म हो जाएगा, वहां से पानी खत्म नहीं होगा। उसको हम कैसे समझेंगे? जब हम जल चक्र पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पानी अगर खत्म हो रहा है तो वो कौन सा पानी खत्म हो रहा है, हमें क्यों स्टोर उसको करके रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स की। इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, कहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, कहाँ पे उल्का पिंड गिरते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। हालांकि इसको मैं आपको जब एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगी या जलवायु पढ़ाऊंगी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगी, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इंट्रो के तौर पे आप इसको अभी यहाँ पर पढ़िए। तो सबसे पहले आपका आता है अर्थ के ऊपर की जो लेयर है उसमें सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और फिर बाद में आ जाता है आपका एक्सोस्फेयर। यहाँ पर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये है आपका पृथ्वी। ठीक है, ये प्यारी सुंदर सी हरी भरी सी पृथ्वी है आपकी। इसके सबसे ऊपर की जो पहली परत होती है वो कहलाती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, लगभग 10 से 20 किलोमीटर के ऊपर की जो आपकी परत है वो ट्रोपोस्फेयर आपकी कहलाती है। इसके बाद जब आप बात करते हैं 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की परत। इसके बीच में 20 से लेके 30 के बीच में, 10 से 20 के बीच में आपकी आती है ओजोन लेयर। ठीक है, क्या आती है? आपकी ओजोन लेयर आती है। उसके बाद 50 से ऊपर जाएंगे तो आपकी मेसोस्फेयर आ जाती है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपके एक्सोस्फेयर लेयर जो है वो आ जाती है। याद रखिएगा, जीवन की जो हम लोग जो मौसमी घटनाएं जो हम महसूस करते हैं वो सारी घटनाएं आपके ट्रोपोस्फेयर की ही होती हैं। इसके बाद ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। जो आपके उल्का पिंड वगैरह आते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो हम सैटेलाइट्स लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? हम मेसोस्फेयर्स में लगाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है आपकी लाइफ। लाइफ, क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हो, पृथ्वी पर जीवन है, कैसे जीवन की शुरुआत हुई, कैसे हम लोग बने, कैसे हम लोग मिटेंगे, ये सब भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से जीवन की शुरुआत होगी पानी में। फिर आपके पेड़ बनेंगे, पेड़ में फिर क्या कहते हैं, मशरूम वगैरह आप देख सकते हैं, जीवन आएगा, जानवर आएंगे, पक्षी हैं, और उसके बाद आपके ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए कि भैया सबसे पहले जीवन कहाँ पनपा था? पानी के अंदर ही पनपा था। ठीक है, इसके बाद जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भूगोल के पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हिकेटियस को, और व्यवस्थित भूगोल के पिता कहा जाता है एरिस्थोनीस को। भौतिक भूगोल के पिता हम पॉलिडोनिस को कहते हैं, और मानव भूगोल के पिता कहा जाता है फ्रीडरिच रेटजेल को। ठीक है, इसके बाद वर्तमान भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। भारत के भूगोल के पिता जेम्स रेनेल है। विश्व भूगोल के पिता मार्टिन बेहम है, और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमैंडर है। ठीक है, फिर गणितीय भूगोल की बात करते हैं तो थेल्स और एनेक्सीमैंडर इससे संस्थापक रहेंगे या पिता रहेंगे। और सांस्कृतिक भूगोल की बात करेंगे तो कार्गो शावर इसके पिता कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं या भूगोल की शाखाओं की बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ किया ही था, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी आपकी मानव भूगोल
यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये क्या होती है तो वो भी देख लेते हैं। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुओं जैसे समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्वों का अध्ययन किया जाता है और ये मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तु जैसे समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्व एवं इनके परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तन और स्थानांतरण आदि का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रो ऑफ ज्योग्राफी यही समाप्त होता है। आई होप सो कि आपको ये क्लास पसंद आई हो और अगर अच्छी है, यूजफुल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि हाँ ये क्लास अच्छी है तो कृपया करके अपने दोस्तों का भी भला कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारे तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं स्पेशली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ताकि आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन फंस सके। तो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। अभी तक अगर आपने प्रैप्सोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।